डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो जाती है, वाई। और दूसरी चीज क्या समझनी है कि सिमिलरली एक्सेस डिमांड भी क्यों हो जाती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, देखो एडी के कंपोनेंट्स किए थे हमने इनिशियली जब हमने स्टार्ट किए थे ये वाले चैप्टर्स। तो उसमें क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही था। अब हम बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, एडी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों हो सकती है ज्यादा, वेरी सिंपल, ये क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन में राइज हो गया होगा, ये होती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में राइज हो गया होगा, सिंपल। ये होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, और ये कम हो गया होगा। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि एडी एक्सेस क्यों हो गई, एक्सेस डिमांड क्यों हो गई। अब हो सकता है इनमें से कोई एक ही रीजन हो सकता है सारे ही हो सकता है कोई दो या तीन हो, बट मैक्सिमम यही पॉइंट हो सकते हैं कि ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये सारे प्लस वाले बढ़ गए और ये नेगेटिव वाला क्या हो गया, कम हो गया। तो उस वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड। अच्छा फिर डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे, ये कम रह गया होगा, ये भी कम हो गया होगा, ये भी कम, ये भी कम, और ये ज्यादा। ठीक है जी। अब सिमिलरली डेफिशिएंट डिमांड हो सकता है जो मैंने बोला उन सभी की वजह से हो रहा हो, या किसी एक की वजह से हो रहा हो, या किसी दो फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो, बट जब हम स्टडी करेंगे और जब हम आंसर देंगे तो हम सभी के बारे में लिखेंगे। अच्छा एक और पॉइंट होता है गवर्नमेंट के टैक्स, टैक्सेस होता है ना गवर्नमेंट के। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तब भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का पैसा टैक्स में चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, तब भी डिमांड क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट। एक और पॉइंट हो गया एक्स्ट्रा। और सिमिलरली गवर्नमेंट अगर टैक्स रिड्यूस कर देगी तो लोगों के पास पैसा बच जाएगा, है ना। अभी क्या है, 100 रुपया लोग कमाते हैं, गवर्नमेंट को मान लो 10% टैक्स देते हैं, तो 90 रुपीज उनके पास बच जाता है खर्चने के लिए। अब गवर्नमेंट ने अगर ये टैक्स बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 20% कर दिया, तो लोगों का पैसा कहां, एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो जाएगा कहां, गवर्नमेंट के पास, है ना। और डिमांड क्या हो जाएगी, जब पैसे ही कम हो जाएंगे उनके, तो डिमांड भी उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी कमी करनी पड़ेगी। तो अगर टैक्सेस बढ़ जाए तो एडी क्या हो जाएगी, कम, डेफिशिएंट हो जाएगी। और सिमिलरली टैक्सेस अगर रिड्यूस कर दी गवर्नमेंट, रिडक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा एडी के ऊपर, एडी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉजेस हमने कर लिए, कॉजेस के बाद क्या, कॉन्सिक्वेंसेस, कि जब अगर एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है तो उससे होगा क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिसिट डिमांड का जो है कॉन्सिक्वेंसेस कर लेते हैं। डेफिसिट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डिमांड जो है वो कम रह जाती है, मतलब एडी एट फुल, मतलब एडी जो फुल लेवल पे होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, डिमांड रह गई कम, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या रहेगी, अंडर। इतना इक्विलिब्रियम, इतना फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की एडी जो है वो इतनी होनी चाहिए, लेकिन रह कितनी गई, इतनी। तो यहां अंडर एम्प्लॉयमेंट शो कर रही है ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका इस वजह से एक चीज तो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन जाता है। मैंने कल भी बोला था, डायग्राम वही है, सेम। यही डायग्राम आप किसमें बना रहे हो, डेफिसिट डिमांड को दिखाने के लिए बना रहे हो। अब वही डायग्राम बनाएंगे, लिख देंगे कि ये क्या कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो यहां बन गया। रिसोर्सेज पूरी तरह से इंप्लॉय करते तो यहां बनना चाहिए था, ई पे, बन कहां गया, ई वन पे। क्यों, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया। अच्छा डेफिसिट डिमांड के केस में दूसरा क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। क्यों डिफ्लेशन हो जाती है, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी कम है, इस साल डिमांड कम है, तो क्या होगा, अनडिजायर्ड स्टॉक जो है वो बच जाएगा। अब अनडिजायर्ड स्टॉक हम चाहते थे, हमने जो सोचा था, सप्लाई जो थी हमारी ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि डिमांड कम रह गई, एडी जो है कम रह गई एएस से, तो स्टॉक बच जाएगा, पूरा सामान तो बिकेगा नहीं, तो स्टॉक बच जाएगा। अब अनडिजायर्ड स्टॉक अगर बच जाएगा तो अगले साल की प्रोडक्शन पहले ही कम हो जाएगी, अगले साल पहले ही ऑलरेडी आपके पास स्टॉक पड़ा है तो आप कम बनाओगे, जब प्रोडक्शन कम बनेगी तो क्या होगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, डिफ्लेशन हो जाएगी, प्राइसेस गिरने लग जाएंगे। आ रही है बात समझ, क्या होगा इसमें,
अब उस वजह से क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप होगा, और डिफ्लेशनरी गैप का भी डायग्राम आपने कर रखा है यहां से, ये सेम डायग्राम किस में चल जाएगा आपका, डिफ्लेशनरी गैप में चल जाएगा। तो दो दो पॉइंट हो गए कॉन्सिक्वेंसेस के। थर्ड पॉइंट मैंने अभी बोला, अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा। तो कोई चाहता है क्या, जो भी बंदा प्रोडक्शन करता है वो क्या चाहता है, सामान आया साथ के साथ बिक जाए, या ये भी सोचता है भैया बनाने का मैंने सोचा और ऑर्डर पहले ही आ जाए। आप अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका एम तो क्या है ना, उसको सेल करना है मार्केट में। तो आपके लिए तो बेस्ट सिचुएशन क्या है, इधर आपने सोचा कि मैं ये पेन बनाऊंगी या बनाऊंगा, और उधर से आपको खरीदार भी मिल गया कि जैसे ही आप बनाओगे जी पहला पेन मेरे को बेच देना। ऐसे ही चाहते हैं हम, लेकिन डिमांड तो कम रह गई। डिमांड कम रह गई तो अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया। वो भी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट डिमांड। क्लियर है। फिर अब एक और चीज, क्योंकि अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया और वो बिका नहीं तो आपको लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। सामान बिका नहीं, जितना सोचा था उतना बिका नहीं, तो क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। किस चीज का लॉस हो गया, प्रॉफिट का। आगे बात समझ। तो ये 4 पॉइंट किससे रिलेटेड है, आपके डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड है। ये डायग्राम ही 2 बार यूज होगा, एक बार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए, एक बार डिफ्लेशनरी गैप दिखाने के लिए। अब फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज और डिस्कस करेंगे, एक्सेस डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्फ्लेशनरी गैप। पहले ही आपको डायग्राम बनाने आता है इन्फ्लेशनरी गैप का। ये डायग्राम है, ये एडी क्या है, एडी एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की एडी यहां है, लेकिन डिमांड जो है हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज से भी ज्यादा है, इसलिए एडी यहां चलेगी, एक्सेस एडी होगी। एक्सेस डिमांड की वजह से ये क्या है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा क्यों, इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिमांड जो है बहुत सिंपल है, डिमांड जो है ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। अब डिमांड ज्यादा है यानी कि बायर ज्यादा है, बायर ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट आपकी राइज करना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस आपके राइज करना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप बन जाएगा, इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी। फिर सेकंड पॉइंट इज स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी में भी आपने यही डायग्राम बनाना है। अच्छा, स्टैटिक जीडीपी भी बोल सकते हैं इसको, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है अगर आ जाए तो, लेकिन आपकी बुक्स में स्टैटिक जीडीपी डिफाइन किया होगा है और डायग्राम यही बनेगा सेम। स्टैटिक जीडीपी का क्या मतलब है, आप पहले तो ये समझना, जो स्टैटिक जीडीपी है, आपको 2 तरह के जीडीपी मैंने कराए थे, एक नॉमिनल और एक रियल। अगर भूल गए हो तो नेशनल इनकम वाले चैप्टर जो हमने किए थे उसमें रिवाइज कर लेना। तो जब हम स्टैटिक जीडीपी की बात करते हैं तो रियल सेंस में जो जीडीपी है वो स्टैटिक है। ठीक है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, देखो सारे रिसोर्सेज तो आपने लगा दिए, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो है यही हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग डिमांड इतनी होनी चाहिए, लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा है। तो उस डिमांड को आप फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय कर चुके हो, सारे रिसोर्सेज जो थे उनको आप एम्प्लॉय ऑलरेडी कर चुके हो। तो इस वजह से क्या है, जीडीपी और नहीं बढ़ सकता। जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और नॉमिनल और रियल जीडीपी में आपको पहले करवा चुका हूं कि क्या होता है। अब आ जाए वेज प्राइस स्पाइरल। अब इसको समझना है। देखो वेज प्राइस स्पाइरल क्या है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, बायर ज्यादा है, बायर ज्यादा है, तो क्या होगा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, लेबर। लेबर को क्या देते हैं, वेजेस। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है कम है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा वेजेस मांगेंगे। अब अगर ये वेजेस ज्यादा मांगेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, लेबर को प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, लेबर की वेजेस हाई हो गई, लेबर रेट हाई हो गया, लेबर रेट हाई होने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ गई।
अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ गई, देखो वेजेस हाई हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, प्राइसेस हाई हो गए। वेज प्राइस स्पाइरल, स्पाइरल मतलब जो गोल गोल घूमता रहेगा, एक के बाद एक बारी बारी आता रहेगा। जैसे पहला इसमें वेजेस होगी, दूसरा इसमें प्राइसेस होगी, बीच में आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वेजेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। अब और इसके बीच में आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो वेजेस आपकी बढ़ गई, वेजेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, ये लेबर जो है ये भी तो सोसाइटी के बीच में से ही होते हैं, इनको वेजेस ज्यादा मिली, वेजेस ज्यादा मिलने से प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। ये लेबर क्या कहेगा, बहुत महंगाई हुई है, अभी भी हमारा गुजारा नहीं होता, तो क्या करेगा कि हमें वेजेस और बढ़ाओ, कि पहले तो ठीक था लेकिन क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, अब हमारा क्या है, अब हमारी वेजेस और बढ़ाओ। तो फिर क्या करेगा लेबर, दोबारा से वेजेस बढ़वा लेगा। जब लेबर दोबारा से वेजेस बढ़वा लेगा तो दोबारा से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोबारा बढ़ जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। फिर लेबर क्या बोलेगा कि भैया प्राइसेस हाई हो गए, हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी सैलरी और बढ़ाओ। ठीक है जी, सैलरी और बढ़ जाएगी, सैलरी और बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। फिर लेबर क्या कहेगा, भैया गुजारा नहीं होता। लेबर, अब लेबर में ये नहीं है बिल्कुल, लेबर का मतलब एवरीवन हु इज एम्प्लॉयड एंड गेटिंग सैलरीज, सभी की बात हो रही है इसमें। ठीक है, लेबर जब हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल लेबर नहीं होती कि दिहाड़ीदार मजदूर ही नहीं होता, सब कुछ ही लेबर है जो जिसको सैलरी मिलती है। ठीक है जी, अब ये स्पाइरल बनता जाएगा, चलता रहेगा, तो ये स्पाइरल बनना शुरू हो जाता है, वेज प्राइस स्पाइरल। किसकी वजह से, एक्सेस डिमांड की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये पॉइंट उसमें भी था, किसमें, डेफिसिट डिमांड में भी ये पॉइंट था और इसमें भी आ गया। बाकी पॉइंट तो डिफरेंट है ना, इसमें भी आ गया। अब समझना क्या है, उसमें भी लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है। जो स्टॉक हमने बनाया था, डिमांड उससे कम थी तो अनसोल्ड स्टॉक बच गया, इस वजह से लॉस हो जाता है। यहां पे लॉस किस चीज का हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है कि डिमांड जो है ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई 100 यूनिट की है, डिमांड जो है 120 यूनिट की है। एग्जांपल ले लेते हैं, तो 20 यूनिट्स जो अनफुलफिल्ड डिमांड है, मतलब वो ये 20 यूनिट जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, डिमांड है बट हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी तो लॉस हो रहा है। अगर हमारे पास ये 20 यूनिट होते तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता। तो यहां पे लॉस किस चीज का है, अनफुलफिल्ड डिमांड का। उसमें लॉस किस चीज का है, अनडिजायर्ड स्टॉक का। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं।